Welcome back to this session. Today we are going to start fifth chapter, that is in our syllabus. But as for the recommendations of NILET, there is fifth chapter does not exist. I would like to see and to show you also कि फिफ्थ चैप्टर जो है इसमें इनफैक्ट है नहीं, ये सिलेबस का रिकमेंडेड उसका सिलेबस है, नाइलेट का हैंडबुक है। देखिए ये पाइथन का यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सिलेबस है 3.1 M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो सीधा सा इसके चैप्टर्स की तरफ जाते हैं। ये चौथा है और नीचे और दिए हैं, देखिए यहाँ पे ये थर्ड चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। नीचे ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, पाइथन स्टेटमेंट, ये कल अपन लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सीक्वेंस डाटा टाइप। तो इसमें सीक्वेंस डाटा टाइप में मैं बुक को भी ओपन कर ले रहा हूँ। फिफ्थ चैप्टर आप देखेंगे तो फिफ्थ चैप्टर जो है वो ये है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। जबकि इसमें आप देखते हैं तो फिफ्थ चैप्टर है सीक्वेंस डाटा टाइप। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दें पहले, तो जो हमने अभी पढ़ा था असाइनमेंट और यहाँ तक कंडीशनल स्टेटमेंट्स तक, ये पूरा इनफैक्ट ये जो चैप्टर था ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, पाइथन स्टेटमेंट्स, बल्कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी यहाँ तक नहीं आता है। बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर एंड देयर प्रेसिडेंस यहाँ तक कितना आता है इसमें। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, एलिफ और वाइल स्टेटमेंट, फॉर लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, पास स्टेटमेंट, असर्ट, ये जितना भी है यहाँ से इस कंडीशनल स्टेटमेंट से यहाँ तक का, ये सारा अगर आप देखेंगे तो इस फिफ्थ चैप्टर में आपको मिलेगा। ये फिफ्थ चैप्टर है, इसमें देखिए ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इफ है, इफ एल्स है, ये तमाम सारे प्रोग्राम्स बीच में दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स है, और उसके बाद में वाइल है, फॉर भी होगा इससे पहले, और उसके बाद में ब्रेक होगा, कंटिन्यू होगा, पास होगा और एक असर्ट होगा। फॉर है इसके बाद, फिर रेंज फंक्शन है, और इसके बाद में रेंज बिल्ट इन फंक्शन है, और नेक्स्ट जो मैंने बताए दो तीन, एक ब्रेक, कंटिन्यू, पास और असर्ट, ये जंप स्टेटमेंट हैं। ब्रेक, कंटिन्यू और पास तीन जंप स्टेटमेंट्स हैं, और लास्ट असर्ट होगा। देखिए ये है असर्ट स्टेटमेंट। तो इसमें बुक में भी अगर आप देखें तो लास्ट असर्ट है, उससे पहले एल्स वगैरह और तमाम पास वगैरह दिए हुए हैं। तो इस तरह से इन्होंने इसको फिफ्थ चैप्टर बना दिया है, और ठीक है, अच्छा भी है। ऑपरेटर, एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स, इनसे ही मिलके आपका चैप्टर नंबर 5 बनेगा, जहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट होंगी। तो अब हम स्टार्ट करें क्लास, उससे पहले तो यहाँ पे देखिए कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। हमेशा चैप्टर को पहले समझो, चैप्टर क्या है, उसे समझेंगे तो उसके अंदर की चीज़ों को समझ जाएंगे। कंडीशनल मीन्स सभी को मालूम है, मालूम है ना, जिसमें कोई कंडीशन जुड़ी हो। और यस सर। कंडीशन किससे बनती है? कंडीशनल ऑपरेटर से। कौन कौन से कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं? लेस देन, greater than, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, not, और तमाम इसी तरीके के ये कंडीशनल ऑपरेटर हैं। इसके अलावा ऑपरेटर आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। कंडीशनल थे, रिलेशनल थे, बिट वाइज थे, मैथमेटिकल थे, और तमाम 7 तरीके के स्टेटमेंट्स थे, वो आप पढ़ चुके हैं।
अब यहाँ पे कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। अब यहाँ पे वो स्टेटमेंट जो कंडीशन और इटरेशंस पे डिपेंड करते हैं। कंडीशन तो आपको मालूम ही है, कोई ना कोई कंडीशन उसमें दी गई होगी और उस कंडीशन को अगर वो पूरा करता है तो एक साइड में चलेगा, और अगर उस कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता है तो सेकंड साइड में चलेगा अगर कंडीशन फॉल्स है। उसी के लिए देखिए एक ये फ्लो चार्ट बनाए, यहाँ से एक प्रोग्राम रन होता हुआ आ रहा है, यहाँ कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट इधर के एग्जीक्यूट होंगे, स्टेटमेंट 1 2 3 जो कुछ है, और यहाँ पे आके एंड हो जाएंगे। और कंडीशन फॉल्स है तो 3 4 स्टेटमेंट होंगे और यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये कंडीशंस में दो साइड में हमारा फ्लो चलता है, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। और कंडीशन का हमेशा जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, बताइए। ट्रू फॉल्स हो जाता है। ट्रू फॉल्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बूलियन वैल्यू, तो 0 या 1, फॉल्स या ट्रू। और नेक्स्ट हमारा इसमें यूज हुआ इटरेटिव। इटरेटिव मीन्स क्या होता है, लूपिंग, किसी चीज को बार बार रिपीट करना। लूपिंग, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट 3 4 3 4 3 4 तब तक होते रहे ऑपरेट ये जब तक हमारी कंडीशन ट्रू बनी रहे, तो इसको हम कहेंगे लूपिंग। वही स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होते रहे, तो इटरेटिव मीन्स होता है लूपिंग, और लूपिंग मीन्स होता है execution of the same steps again and again until the condition is true. ओके, तो हमारा जो प्रोग्राम है उसका फ्लो कैसा होता है, टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट। लेकिन ये हमारे जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे इस फ्लो को चेंज कर देते हैं। तो यही हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए ये हमारा सिंपल फ्लो होता है, स्टेटमेंट 1 2 3। और कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स, दो तरीके के हैं, एक कंडीशनल ब्रांचिंग या कंडीशनल ब्रांचिंग और स्टेटमेंट्स, और दूसरा लूपिंग या इटरेशन। अब कंडीशनल ब्रांचिंग में क्या होता है, कोई कंडीशन दी गई होती है, x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 30 इफ x इज ग्रेटर देन ये तो ये और लेस देन तो ये, तो दो साइड सिस्टम बन जाती हैं। और लूपिंग में वही होता है, वो स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होते रहते हैं। अब यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम आते हैं, इन्होंने सिंपल तरीके से पहले समझाया, इट इज इफ इट इज कोल्ड देन पुट योर कोट ऑन। अगर ठंडा है तो कोट पहन लें, इसका मतलब है अगर ठंडा नहीं है तो कोट ना पहने। तो दो कंडीशन हो गई, क्या ठंडा है, हाँ, तो पुट योर कोट ऑन, इफ नो देन डोंट पुट इट ऑन। ये कंडीशन बनी हमारी। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, तो देखिए इटरेशन का एक लूप ये है। ये कंडीशन ऊपर से कोई आई, ऋषिकांत ये ड्राइंग्स मत बनाओ, इनकी अभी जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशन यहाँ पे आई और ये कंडीशन यहाँ चेक हुई, फॉल्स है तो हम इस लूप से बाहर निकल आए, और अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू बनी रहेगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वैसे हम इससे एग्जिट हो जाएंगे। अब एग्जिट होने के बाद में आगे स्टेटमेंट्स हैं या कुछ और है वो पता लग जाता है। इटरेशन और लूपिंग कंस्ट्रक्ट, तो ये आपको लूपिंग का और इटरेशन का जनरल कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट इफ में इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। अब इसमें एक देखने वाली चीज और ये है कि इफ के बाद में ये जो जगह छूटी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जान चुके हैं इसे, क्या कहते हैं, इंटेंडेशन। इंडेंट। कितनी स्पेस होती है, 4 4 होती है बाय डिफॉल्ट। चेंज करना चाहें तो हो जाएगी। चेंज कर सकते हैं हम अपने उससे पाइथन सेल से जाके, यस सर। है ना। ये सब चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं। चलिए आप लोग मेहनत अच्छी कर रहे हैं इस समय, ठीक लग रहा है। तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 तो पास, इफ नम लेस देन 0 नंबर इज नेगेटिव, इफ सी एच इक्वल टू खाली यू एंटर्ड स्पेस। तो इन चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्यों भाई। नो सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेमो ऑफ इफ स्टेटमेंट।
अब इन्होंने यहाँ पे एक डेमो लिया, देखो अमाउंट इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, आप लोग बता दिया करो कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो स्क्रीन पे इसको बड़ा किया जा सकता है। अभी देखिए क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम है, अमाउंट इज इक्वल टू INT इनपुट, इससे जो भी इनपुट होगा वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर टाइप में। फिर चेक हो रहा है इफ अमाउंट लेस देन इक्वल टू 1000, अगर अमाउंट 1000 से नीचे है तो योर चार्ज इज एक्सेप्टेड। इफ अमाउंट ग्रेटर देन 1000 द अमाउंट एक्सीड्स योर क्रेडिट लिमिट। मान लीजिए एक क्रेडिट कार्ड है तो उसमें आपकी लिमिट बनाई गई है 1000 रुपये तक आप उसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम प्रोग्राम बनाएं तो प्रोग्राम ये बनेगा इफ अमाउंट लेस देन 1000 देन अलाउड, इफ ग्रेटर देन नॉट अलाउड। तो एक हो गई ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स। अब हमने 1000 एंटर किया तो योर चार्ज इज एक्सेप्टेड, 1289 किया द अमाउंट एक्सीड्स योर क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर प्राइस क्वांटिटी, इंटीजर इनपुट इंटर क्वांटिटी, अमाउंट प्राइस, अमाउंट इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी हो गया। इफ अमाउंट ग्रेटर देन 1000 तो प्रिंट ये 10% डिस्काउंट इज एप्लीकेबल। अगर अमाउंट 10,000 से 1000 से ज़्यादा है तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट इंटू 10/1000, इससे डिस्काउंट निकल आएगा। और नेट अमाउंट जो हम निकालने जा रहे हैं वो अमाउंट माइनस डिस्काउंट, और इसको हमने प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हमारा इफ स्टेटमेंट चलेगा। किसी को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगे तो जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट आता है इफ एल्स। अब ऊपर हमने 2 बार इफ लिखा था, इफ अमाउंट ग्रेटर लेस देन 1000 तो हमने कहा क्रेडिट कार्ड अलाउड है, और फिर हमने कहा इफ अमाउंट ग्रेटर देन 1000 तो फिर हमने लिखा कि नॉट अलाउड। अब वहाँ पे इफ की जगह पे हम एल्स जोड़ देंगे दूसरी जगह पे, बस हमें दोबारा इफ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सा अंतर आएगा इसमें, ठीक है। आप देखिए इसको, ये है कंडीशन, इफ कंडीशन ट्रू तो इफ ये कोड, और इस इफ कंडीशन फॉल्स तो ये वाला साइड। आगे चलते हैं फ्लो डायग्राम ऑफ इफ एल्स में। आप सामने देख रहे हैं इफ 10 ग्रेटर देन 1000 तो प्रिंट ये एल्स ये। अब क्या 10 ग्रेटर देन 1000 है? नहीं है, नहीं। तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा एल्स। या इसी को हम यहाँ पे दोबारा फिर रख देते हैं, इफ 10 ग्रेटर देन 1000 तो यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन ये जो था ना, या यहाँ पे उल्टा कर देते, इफ 10 लेस देन 10,000 तो फिर ये आ जाता। सैम्पल प्रोग्राम 2, प्रिंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर प्रोवाइडेड बाय द यूजर। यूजर ने जो एब्सोल्यूट वैल्यू इनपुट करी है उसको प्रिंट करना। तो देखिए अब यहाँ पे, हेलो, हाँ एल्स यहाँ पे उधर 2 इफ लगा सकते हैं, यहाँ पे जो एल्स है एल्स की जगह हम मतलब ये स्टेटमेंट क्यों आया, इफ ही क्यों नहीं यूज कर रहे वहां पे? हमें इफ को हम यूज कर रहे हैं, और इफ को इसलिए एल्स को इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन सही नहीं होगी तो फिर ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे फिर इफ लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे 10 ग्रेटर देन 100 तो कंडीशन तो वही रहेगी और नीचे का एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिर हमें यहाँ कंडीशन चेंज करके लिखनी पड़ेगी, इफ 10 लेस देन 1000 तब आएगा 10 इज लेस देन 1000। यहाँ पे कंडीशन हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सही होगा तो पहला एग्जीक्यूट हो जाएगा, गलत होगा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ओके कविता, सर। कंडीशन दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यस हमें, सर। ठीक। ओके सर। ओके, एक मिनट, हाँ। ये दूसरा प्रोग्राम है, इसमें क्या है कि अगर हम कोई वैल्यू
तो देखिए यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम कोई वैल्यू देते हैं और कंडीशन यहाँ पे दी हुई है नम इफ नम लेस देन 0 एल्स नम, मतलब अगर लेस देन 0 हो तो नम की वैल्यू माइनस नम होगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू नम होगी। और ये सेपरेटर लगा हुआ है, ये आपको मालूम ही है किस लिए लगता है। तो हमने किया इंटर वैल्यू -9, तो यहाँ पर रिजल्ट आया -9। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है प्रोग्राम टू चेक डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर, num1 इक्वल टू ये और num2 इक्वल टू ये, इनपुट लिया दोनों कीबोर्ड से। रिमाइंडर इक्वल टू num1 मॉडुलस डिवीजन num2, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 प्रिंट ये एल्स ये। इसे समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल प्रोग्राम है। आगे देखिए टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स कैलकुलेशन में इंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय, हमने नेम में इनपुट कर लिया, सैलरी इसमें कर लिया। अगर सैलरी 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो टैक्स पड़ेगा 10%। और नेट सैलरी क्या हो जाएगी, सैलरी माइनस टैक्स। प्रिंट द नेट सैलरी ऑफ प्लस नेम इज नेट सैलरी। अब यहाँ पे ये कॉमा यूज किया, यहाँ पे प्लस यूज किया, क्या यहाँ पे प्लस यूज कर सकते हैं, बताइए। ये प्लस यूज किया है, या हम यहीं पे कॉमा यूज करें तो क्या यूज नहीं कर सकते, कोई बताएगा। सर कॉमा भी कर सकते हैं, कॉमा कर सकते हैं प्लस के लिए। नेट सैलरी के आगे कर सकते हैं ना, यस सर। और कोई बताएगा। देखिए इस चीज को ध्यान रखिए, प्लस का यूज केवल हम करेंगे स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ में ही, ठीक है। एक कॉनकैटनेट की तरीके से ये काम करता है। और अगर हम ये यहाँ पे यूज करेंगे प्लस तो ये गलत होगा। यहाँ पे अगर हमने प्लस यूज किया तो ये गलत होगा, क्योंकि ये इंटीजर या फ्लोट डाटा टाइप है, ये काम नहीं करेगा। प्लस का यूज करेंगे किसमें, स्ट्रिंग डाटा टाइप में, तो ये गलती होगी, इसको ध्यान रखना, इसलिए मैं पॉइंट आउट आपको कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो सैलरी इतनी, और अगर इससे कम होगी तो एल्स कंडीशन इशू होगी और टैक्स उस पर कोई नहीं पड़ेगा। कविता यहाँ पे अगर हम एल्स यूज नहीं करते फिर इफ यूज करते तो क्या स्थिति बनती है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बताइए फटाफट। फिर हम लिखते हैं इफ सैलरी लेस देन 50,000, और तब नीचे लिखते हैं ये सेम, एल्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो एल्स में क्या होता है कि हमें फिर वो कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कंडीशन ऊपर ट्रू है तो पहला एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके। अब इसमें एक चीज और समझ लेने जैसी है कि ये जो अपन ने लगाए हैं इसमें इफ में ये ब्रैकेट जो लगे हैं, ये ओपन एंड क्लोज पेरेंथेसिस, और प्रिंट में भी लगे हैं, क्या ये लगाने जरूरी है, बताइए फटाफट बोला करो भाई। नो सर, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। सर हो जाएगा। Yes, sir. देखो इन चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। हम यहाँ पे कर रहे हैं x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 50। इफ x लेस देन y, तो यहाँ पे हमने किया प्रिंट यस, और इतने ही हमने करके छोड़ दिया, ठीक है। तो रिजल्ट ऐसा आया है ना, क्योंकि ये है
अब हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करें और यहाँ पे हम करें ग्रेटर देन बाई, सॉरी, और यहाँ पाए तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। तो अब अगर हम इसी में ही चेंज करें फिर से थोड़ा सा, और हम यहाँ पे लिखें एल्स क्या गलती हो रही है, एक मिनट सर प्रिंट बोल लगेगा सर। एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे जो एरर आ रही है ये सिंटैक्स एरर, अन इंडेंट डज नॉट मैच विद मैच एनी आउटर इंडेंट लेवल। तो हमारा ये जो इंडेंट लेवल है ये इससे मैच कर रहा है, तो ये इसका पार्ट होगा एफ का। अब अगर हमें इसको एग्जीक्यूट करना है तो हमें इसे यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लाए, यहाँ पे इंटर मारेंगे और यहाँ पे अब इसका ये इंडेंटिंग ऑलरेडी है ही, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट नो। ओके, और एक खाली इंटर मारें तो रिजल्ट आ गया नो। अब फिर से देखिए, आपको दिखाऊं मैं, इन चीज़ों जानने की जरूरत है क्योंकि लॉजिकली एक एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमने इसको हटा दिया, अब ये काम करेगा कि नहीं बताइए, फटाफट बोला करो। गौरव, पता कैफ, नहीं। कविता, रमीज, समीक्षा। सर करना चाहिए काम। हाँ, तो ये चीज़ें देखो एक बारी आपकी नज़र में आ जाएंगी तो हमेशा याद हो जाएगा। इसमें अगर न लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा, ठीक चल रहा है ना। लेकिन प्रिंट में लगाना कंपलसरी है, अगर प्रिंट में नहीं लगाया तो एरर हो जाएगी। देखो तो एरर होगी। अब एरर इसमें बता रहा है क्योंकि ये भी इसी का पार्ट मान रहा है स्ट्रिंग का। प्रिंट में लगाना जरूरी है और उसमें न लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे पहले जो पाइथन का वर्जन 2 था उसमें प्रिंट में भी अगर नहीं लगाते ये पैरेंथेसिस तो भी चलता, लेकिन 3 में नहीं चलता है, ठीक है। आगे बढ़े। सर लेकिन जो बुक काम दिए गए हैं ना, उसमें एल्स के नीचे इफ लगा, अरे इफ के नीचे एल्स लगा हुआ, कोई इंटेंड ही नहीं दिया गया है सर बुक में, देखिए। अरे बुक में ठीक दिया है, यहाँ पे ये 3 ये प्रॉम्प्ट लगी है और एक स्पेस है उसके बाद सर, तो इसकी स्टार्टिंग तो यहीं से अच्छा। मानी जाएगी, ये भी तो उसी का पार्ट बन रहा है सर, ठीक है। यस सर। दूसरी एक चीज और देखो, आप प्रिंट के आगे ही, इफ के आगे ही अगर इस स्टेटमेंट को एक को दे दो और इसको नीचे वाले को हटा दो तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ, ये वाला चल जाएगा। पढ़ा है कहीं? पीछे ही अभी था। नहीं पीछे है क्या, एक ही लाइन पे दो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक्सेप्ट करेगा? सेमी सेमी कॉलम लगा के चल जाएगा सर। उसके लिए सेमी कॉमा लगाना पड़ता है। यस सर। यस सर। देखो अब ये बोल रहा है सिंटैक्स एरर। इफ के साथ में अगर कंडीशन आप देते हैं और तो क्या है कि इसकी जरूरत नहीं है और वो रन होगा, ठीक है। इसके साथ में देते हैं तो वो रन होगा और सेमी कॉमा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जनरल क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको समझ लेना चाहिए। देखिए अब यस आ गया, एक्स इज लेस देन बाई, और यहाँ एक्स ग्रेटर देन बाई तो कुछ भी नहीं आ रहा था। तो इफ के साथ में और भी स्टेटमेंट्स जिनमें इंडेंटेशन की जरूरत है और इक्वल इंडेंटेशन के नहीं है तो उन्हें आप सभी को दे सकते हो इसके आगे। अब इसके आगे आप सेमी वो लगाओ, मान लीजिए सेमी कॉमा, फिर लिखो प्रिंट हाय, बंद कर दो, चलाओ, तो दोनों प्रिंट हुए। लेकिन अब अगर इसको फिर कॉलन लगाओ तो क्या चलेगा बताइए, चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। क्यों, कारण बताओ।
इसका देखो कारण ये है कि ये जो है कॉलन कहाँ लगाए जाते हैं, एंड बताइए में सर लगाए, एंड में लगाया जाता किसके एंड में? जो स्टेटमेंट कंडीशन दी जाती है। कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन के अलावा भी कहीं यूज और होते हैं? और भी जगह होते हैं ना यूज ये। स्लाइसिंग में यूज होते हैं। कंडीशन में होते हैं, लूपिंग में होते हैं, फॉर में होते हैं, वाइल में होते हैं, सभी में होते हैं ना। तो जहां और जैसे ही कॉलन आता है कहीं पे, वैसे ही अगर हम इंटर मारते हैं तो इंडेंट पे कर्सर अपने आप आ जाता है, आ जाता है कि नहीं? यस सर। सर तो ये प्रिंट स्टेटमेंट तो हमारा कोई ऐसा स्टेटमेंट है नहीं जिसके बाद में सेम कॉलन आता हो। तो नहीं आता है तो इसके आगे जो दे रहे हैं वो गलती है, फिर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इलीगल टारगेट फॉर एनोटेशन है, गलत है वो। आगे बढ़े। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लॉजिकली आ जाती हैं और फिर दिक्कत खड़ी करती हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आए, इस प्रोग्राम में तो कोई गलती नहीं ना समझने में? नहीं सर। ठीक, नहीं सर। आगे देखिए। लार्जेस्ट नंबर हमें प्रिंट करना है, तो इफ num2 ग्रेटर देन num_max, और तो max इक्वल टू num2। अगर num2 max से बड़ा है, देखो एक num1 लिया, num2 लिया, num3 लिया, num2 अगर max से बड़ा है तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? max। इफ num3 ग्रेटर देन max एंड max इक्वल टू num3, तो max num3 हो जाएगा और लार्जेस्ट नंबर इज num_max। कितना सरल लॉजिक है, आप देखिए 3 नंबर्स में से आपको लार्जेस्ट निकालना है। तो अगर num2 से बड़ा है मैक्स तो मैक्स बड़ा होगा, और num3 बड़ा है मैक्स से तो मैक्स इक्वल टू num3 हो जाएगा। और ये रिजल्ट आपका निकला है, और पहले ही असाइन कर दिया हमने मैक्स इक्वल टू num1। ये लॉजिक जो है हर लैंग्वेज में चलेंगे, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। आप ध्यान रखना, लॉजिक में चेंज नहीं आएगा, उसके रिप्रेजेंटेशन में चेंज आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, तो लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव, एल्स पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। आगे देखिए। प्रोग्राम टू प्रिंट क्वोशेंट। क्वोशेंट क्या होता है? इफ डिवाइजर नॉट इक्वल टू 0, अगर डिवाइजर 0 नहीं है तो फिर हमें क्या करना है? प्रिंट डिविडेंड ऑब्लिक डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड ऑब्लिक डिवाइजर। 5/8, 8 और 2 का हमने निकाला, कितना आ रहा है? 4। ठीक है। और प्लीज एंटर 2 नंबर्स टू डिवाइड, हमने 2 और 8 किया, 2/8 किया तो कितना आ गया? 0.25। तो ये क्वोशेंट है, एक रिमाइंडर होता है और एक फ्लोट डिवीजन होता है जो इंटीजर डिवीजन जिसको कहते हैं। कैलकुलेट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो ये आप कर ही लेंगे, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आगे प्रोग्राम टू प्रिंट लार्जर नंबर यूजिंग स्वैप। स्वैप का प्रयोग करते हुए, स्वैपिंग में क्या होता है? एक वैल्यू जो x की है वो y में चली जाती है, जो y की है वो x में चली जाती है। तो देखिए ये असाइनमेंट हमने किया, इफ x ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है तो क्या हो? x कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। अब y की वैल्यू किस में चली जाएगी? x में, और इसमें x की वैल्यू y वाई में। में। बस स्वैप हो गई, यही स्वैपिंग थी। तो देखो हमने इसमें एंटर किया 5 और 7, और लार्जर नंबर क्या है? 7, और स्मॉलर नंबर 5। ये प्रिंट इफ द नंबर इज इवन और ओड। नंबर इवन है या ओड है? तो आप जानते हो मॉड्यूलस डिवीजन निकालोगे, अगर 0 आता है तो ओड है, वो इवन है। और अगर ओड आता है, वो आता है मतलब इक्वल टू 0 नहीं आता, रिमाइंडर आता है, तो वो ओड होगा। आगे फिर डिस्प्ले द मीनू कैलकुलेट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द इंटर नंबर। जो 2 नंबर हमने 3 नंबर एंट्री किए, अब नंबर 1 प्रेस करें सम करने के लिए, नंबर 2 करें मल्टीप्लाई करने के लिए। अब आप अपनी चॉइस एंटर करेंगे, इफ चॉइस इक्वल टू 1 तो उनका सम हो जाएगा, अदरवाइज उनका प्रोडक्ट निकल आएगा। बस इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। ठीक। अब आया इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। देखो
इसको समझना। अब क्या होता है कि जैसे इफ मान लो हमारे वो हैं, क्या नाम है, हम चेक कर रहे हैं कि इंटर किया गया नंबर वावल है कि नहीं या और कोई नंबर है, तो हम करेंगे इफ मान लो हमने CHAR इनपुट किया इक्वल टू ए। अब ये कैपिटल में भी हो सकता है ना ए, तो हम क्या करेंगे और CHAR इक्वल टू कैपिटल में ए। तो फिर हम और फिर हम दूसरे में चेक करेंगे, यहाँ पे हम लगाते हैं एलिफ CHAR इक्वल टू ई और CHAR इक्वल टू ई और इसी तरीके से हम क्या करें एलिफ फिर लगाएं AEIOU तक और लास्ट में कर दें एल्स और इसको करके ये तो आपको मालूम ही है कि यहाँ पे ये लगेंगे सब और इसके सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा एल से पीछे ऊपर आपको यहाँ पे प्रिंट entered character is a vowel। अगर इनमें से कोई भी मैच हुआ इतने में से तो, और नहीं हुआ तो एल्स लिख के आप नीचे लिख देंगे प्रिंट entered number is not a vowel या is consonant, जो भी लिखना चाहें वो लिखते हैं इसमें। तो ये आपने किया। इस तरीके से अब एलिफ 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 यूज करते हैं और लास्ट में एल्स का यूज कर लें। इफ ये सही है, नहीं तो ये हो, नहीं तो ये हो, नहीं तो ये हो, और इनमें से अगर कुछ भी नहीं है तो ये होगा। तो इतना सिंपल सा प्रोग्राम आपका बन जाएगा। आगे बढ़ें। देखिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये इफ एक्सप्रेशन 1 एलिफ एक्सप्रेशन 2 एलिफ एक्सप्रेशन 3 और लास्ट में जरूरत पड़ेगी तो एल्स आ जाएगा। ये एल्स आ रहा है। देखो अब ग्रेट ग्रेटर देन 90 तो ए। अब इसमें हर एक में निकालना है तो हर एक के साथ प्रिंट लगाना पड़ेगा। वहां पे AEIOU कुछ भी एंटर किया हुआ होता तो हमारा जो बन रहा था वो बन रहा था क्या वावल, तो हमने प्रिंट हर एक में नहीं लगाया था। एलिफ ग्रेटर देन 70 तो बी, एलिफ ग्रेटर देन 60 तो सी और एलिफ ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो फिर इसमें क्या है प्रिंट डी, ये वाला एलिफ प्रिंट एफ। अब अगला है प्रोग्राम टू प्रिंट इंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो इफ और एलिफ का यूज करके। तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव, एलिफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो तो नंबर नेगेटिव, एल्स नंबर इज जीरो। इसे समझने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं सर। ठीक है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल अब हमें तैयार करना है। तो देखिए यूनिट आपको इंटर करनी है, उसके बाद में अगर यूनिट 500 से ज़्यादा हैं तो अमाउंट इज इक्वल टू यूनिट इंटू 9.25 जो चार्ज पड़ेगा वो, और सरचार्ज 80 रुपये। अगर ऐसा नहीं है और यूनिट 300 से ऊपर है लेकिन 500 से कम है तो ये है एलिफ 200 से ऊपर है, एलिफ 100 से ऊपर है तो ये चार्ज इस तरीके से निकल आएगा। और फिर उसके बाद में एल्स अमाउंट इज इक्वल टू, अगर मान लो ये भी नहीं है, किसी की यूनिट 100 से भी कम है तो एल्स में आ जाएंगे, तो 2 रुपये 25 पैसे पर यूनिट पड़ेगा। तो सरचार्ज इज इक्वल टू 20, बिल टोटल इज इक्वल टू अमाउंट प्लस सरचार्ज। अब ये अमाउंट कौन सा आएगा इसमें मालूम है? कोई बताएगा? देखो इतनी कंडीशन है, इनमें से हर एक में अमाउंट है। अब आपकी कंडीशन जिससे मैच करेगी उसी का अमाउंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, सब में से नहीं आएगा, केवल एक का आएगा किसी का भी जिससे कंडीशन मैच कर रही होगी। फिर है प्रोग्राम टू कैलकुलेट टैक्स, ये कर ही लेंगे, वैसा ही है, कुछ खास नहीं इसमें।
प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना। 3 नंबर्स हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं। नोटेशन ऑफ इटरेटिंग कंप्यूटेशन लूप्स, अब आता है लूप्स का नंबर। अब इसको हम तब स्टार्ट करें जब इसमें भी काफ़ी कुछ वेरिएशंस और काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, वो मैं आपको अपने नोट्स की तरफ लेके चलूँगा, उन्हें मैं कवर करवा लूँ, उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी तो इधर आएंगे। देखिए इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब हम आते हैं जो हमने इसके नोट्स तैयार करें उनकी तरफ, जिसमें आप देख पाएंगे कि क्या कुछ चेंजेस हैं और क्या कुछ नई चीज़ें आपको मिल सकती हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में कंट्रोल स्टेटमेंट्स 2 तरीके के हैं, एक तो कंडीशनल ब्रांचिंग और दूसरा लूपिंग या इटरेटिव, जो आप पढ़ चुके हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमेशा जब कंडीशन चेक होती है तो उसका रिजल्ट बूलियन होता है, दैट मे बी ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट व्हेन वी प्रोसीड वी सी इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, और जब कोई डिसीजन का रिजल्ट अगर ट्रू होता है तो इफ के नीचे के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं जो उसके इंडेंट एरिया में दिए गए होते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होते। ये इफ एक्सप्रेशन है दिया हुआ कोई और उसके नीचे के स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं, जैसे ये कंडीशंस दी हैं, इट कैन बी यूज्ड इन एसोसिएशन इन फॉलोइंग कंडीशंस, इक्वल्स a इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b, a लेस देन b, a लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर इंडेंटेशन, इंडेंटेशन आप लोग अभी तक अच्छी तरह जान चुके हैं, जो वाइट स्पेस हम देते हैं नेक्स्ट लाइन में किसी कंडीशनल या लूपिंग स्टेटमेंट के बाद में, तो वो कहलाती है उसकी इंडेंटिंग। इसको आप जान चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इससे पिछली लैंग्वेजेस जो थी उनमें कर्ली ब्रेसेस का यूज होता था। अब है इफ एल्स स्टेटमेंट। The else condition is usually used when you have to judge one statement on the basis of the other. If one condition goes wrong, then there should be another condition that should justify the statement or logic. That means in case if you are using if statement and if is not true, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए हम if के साथ में else का यूज करते हैं। In case if condition is true, then the statements below the if will execute, and in condition if is not true, then statements below the else will execute. Okay, so there is a small program I would like to show you. देखिए देखिए ये एक प्रोग्राम आपके सामने है। a is equal to 33, b is equal to 200. If b greater than a, क्या if a is equal to 33, b is equal to 200, if b greater than a, तो ये प्रिंट हो, else ये हो। तो b greater than a है क्या? यस सर। b greater than a है, तो क्या प्रिंट होगा? b is greater than a। दूसरा एग्जांपल हमने लिया, इसमें एलिफ हमने लिया, देखो इफ x लेस देन y, तो ये हो, या x इक्वल टू y हो तो ये एग्जीक्यूट हो, या ये हो। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। देखो देखिए रिजल्ट्स ये आ रहे हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं, इसका जो पहला है b ग्रेटर है, तो यहाँ पे आ रहा है b इज ग्रेटर देन a। और नेक्स्ट में इफ x इज लेस देन y, तो x लेस देन y तो है नहीं, x इक्वल टू y है, तो ये आ रहा है। ठीक, अब इसमें देखना एल्स x इज ग्रेटर देन y,
अब अगर यहाँ पे हम क्या करें, थोड़ा सा चेंज करें प्रोग्राम में, और यहाँ पे हम ये चेंज कर दें, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू बाई, तो अब क्या एग्जीक्यूट होगा, कोई बताएगा? ये ग्रेटर देन भी नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में दोनों कंडीशंस ये ट्रू नहीं हो रही, ये दोनों का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स का। देखो अब यहाँ पर आ रहा है एक्स इज ग्रेटर देन बाई, तो ये अब एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे जो भी उसके अंदर लिखा है वो ही आएगा, जबकि एक्स ग्रेटर देन बाई नहीं है। तो इससे मतलब क्या समझे आप लोग, अगर इफ कंडीशन नहीं मैच हो रही है तो एल्स में जो भी कुछ लिखा होगा वो आ जाएगा, चाहे फिर वो सही हो चाहे गलत हो। ये चीज समझ में आई? किसी को डाउट है? आ गई समझ। हाँ, लेकिन अब देखना इसी में हम क्या करें, इफ की जगह एलिफ लगा दें, इससे कोई फर्क पड़ेगा? कविता, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सेम वही चलेगा, क्योंकि इफ या इफ की जगह पे हम एलिफ तमाम लगाते जाएं, तमाम लगाते जाएं, तमाम लगाते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगी तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स भी यहाँ पे रिजल्ट हमारा गलत दे रहा है, तो हम यहाँ पे अब तीसरी एक कंडीशन और जोड़ दें। मान लो हम क्या करें, एलिफ एक्स इक्वल टू बाई, और नीचे क्या करें, एस टी इक्वल टू। अब देखना यहाँ पे हम हर एक में प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगा रहे हैं, इनमें से जो भी सही होगा उसका एस टी यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा, और तीनों में से, चारों में से, या 10 कंडीशन या 20 कंडीशन जितनी दी होंगी उनमें से कंडीशन एक ही ट्रू होगी। एक्स टी इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। आप इसको रन कर लो, ये आ गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे एल्स का मतलब ये है कि ये नहीं है कि एल्स ये दोनों सही नहीं थे इसलिए ये सही है, ये एल्स इसलिए है कि ये दोनों अगर सही नहीं है तो एल्स एग्जीक्यूट होना ही है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक ठीक है? यस आग, सर। आगे बढ़िए थोड़ा। एग्जाम्पल फॉर वर्किंग विद कंडीशनल स्टेटमेंट विद एलिफ, सेकेंड स्टेटमेंट। देखो अब ये कितने एलिफ लगे हैं, खूब लगा लो एलिफ। आई इक्वल टू 20, आई इक्वल टू 10 होता तो ये एग्जीक्यूट होता, 15 होता तो ये होता, तो अब कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, और आंसर आएगा आई इज 20। और अगर ये भी नहीं होता तो आई इज नॉट प्रेजेंट। देखो ये आ रहा आई इज 20, और अगर हम इसको कर दें 23, अब क्या आएगा, एल्स वाला। अब एल्स वाला आ जाएगा, आई इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है सही है? नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये ऊपर वालों से किसी से मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सत्य है। आई तो है लेकिन 20 है। अब यहाँ पे अगर हम इसका सही रिस्पांस लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, आई इज नॉट इक्वल टू 10 नोर 15 नोर 20, द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू, हम क्या लिख देंगे, आई, वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू कॉमा आई, बस आई प्रिंट हो जाएगा। कितनी वैल्यू, 20 है, तो ये किसी के इक्विवेलेंट नहीं है इनमें से। यहाँ तक ठीक है? यस सर। आगे देखो, शॉर्ट एंड एक तरीका क्या है, प्रिंट ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी एल्स बी। इसको अच्छी तरह समझ लेना, एक ही लाइन में। प्रिंट ए ये टर्नरी ऑपरेटर की तरीके से काम कर रहा है। अगर ए ग्रेटर देन से बी है
ए से ए इज ग्रेटर देन बी तो फिर प्रिंट ए करो, अदरवाइज प्रिंट बी करो। ए कितना है? 2 है, ग्रेटर देन तो है नहीं, तो आंसर आ रहा है बी, बी। ये आ रहा है। और इसी को अगर आप कर दो, ग्रेटर देन कर दो 1, तो आंसर चेंज हो गया। ये आ गया, ये आ गया। तो यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes. देखो, तो अब आया इफ एलिफ स्टेटमेंट, ये भी उसी में कवर हो गया और आपको बता दिया गया है। एलिफ में बहुत सारी कंडीशंस हम क्लियर कर सकते हैं और उनके अंदर एक ही कंडीशन हमारी सही होगी। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अगर एक्स और वाई दोनों बराबर हैं और ग्रेटर देन लेस देन से आप कंपेयर कर रहे हैं और फिर उसका एल्स लगा हुआ है, तो एल्स भी जो रिजल्ट दे रहा है जरूर नहीं वो सही हो। शॉर्ट एंड आपको बता ही दिया है। और उसका नेस्टेड इफ के अंदर इफ, इस चैप्टर को भी बहुत अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि अब आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल प्रोग्रामिंग की स्टार्ट होने की पोजीशन में आपने एबीसी सीख ली, उसमें नाउन प्रोनाउंस वर्ब एडवर्ब सीख लिए, मतलब कीवर्ड आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स और ये सब सीख लिए। उसके बाद में सेंटेंस बनाने सीख लिए। अब बस आपको किताब लिखनी शुरू करनी है, दैट इज यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोग्राम्स। यू हैव ऑलरेडी got knowledge about how to write statements and statements makes a program। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब है एक इफ के अंदर दूसरा इफ। इसका देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है। नेस्टेड इफ देखिए, इस प्रोग्राम को जरा समझने की कोशिश करिए। आपकी बुक में तो जिस तरीके से दिया उनसे कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं हो पाते। टोटल को हमने कोई वैल्यू दे दी 100। अब अगर कंट्री यूएस है, मान लो हमने किया प्लीज एंटर योर कंट्री, और इन्होंने 2 कंट्री में से एक कंट्री को एंटर करना है, या यूएस करना है या ऑस्ट्रेलिया करना है, एयू। इफ कंट्री इज इक्वल टू यूएस, इफ टोटल इज लेस देन इक्वल टू 50। मान लो एक कोरियर कंपनी है और वो कोई, या कोई मान लो शिपिंग कंपनी है, कोई माल ऑर्डर कर रहे हैं, वहां से वो आपको माल भेजेंगे, तो उसके ये चार्जेस हैं। अगर कंट्री यूएस है और टोटल जो है आपने परचेज की वो लेस देन इक्वल टू $50 है या पाउंड है, तो प्रिंटिंग चार्ज आप पे पड़ेगा 50 रुपये। अगर ऐसा नहीं है और टोटल है लेस देन 100, तो पड़ेगा 25 रुपये। अगर ऐसा नहीं है और लेस देन 150 है, तो आपसे पड़ेगा शिपिंग कॉस्ट 5 रुपये। और अगर ऐसा कोई भी नहीं है, ना 50 रुपये तक है, ना 100 रुपये तक है, ना 150 रुपये तक है, इसका मतलब क्या है? 150 से भी ऊपर है। अगर ऊपर 150 से ऊपर है तो प्रिंट फ्री, आप पे कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। और यहीं पे अगर कंट्री हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया और टोटल आपका लेस देन 50 है, तो $100, और 100 से 50 से ऊपर है तो फ्री है। यहाँ पे 150 से ऊपर फ्री है और यहाँ 50 से ऊपर फ्री है। अब इस प्रोग्राम को आप अगर एग्जीक्यूट करें तो अभी क्या आंसर आएगा बताओ? हम्म, ये लेस देन इक्वल टू मैच होगा, होगा कि नहीं? यस यस, सर। यस सर, ये एग्जीक्यूट होगा तो यही आएगा रन में, शिपिंग कॉस्ट इज 25। यस यस सर। सर। और यहाँ पे ये 100 है, तो ऑस्ट्रेलिया के मामले में क्या आएगा? फ्री, एल्स वाला। एल्स वाला। बस। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, इसको तो बना दिया एक वो क्या कहते हैं कमेंट, ऑस्ट्रेलिया यूएस को, पहले ऑस्ट्रेलिया ले लिया। अब यूएस को अगर कमेंट बना दिया तो इफ कंट्री इक्वल टू यूएस लेगा ही नहीं। इन सब में इफ में एलिफ में चेक करता हुआ आएगा, यहाँ पे आएगा इफ कंट्री इक्वल टू यू, इसे ले लेगा और रन कर देगा फ्री। देखो इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है किसमें, इधर। हाँ, ये इनवैलिड इसलिए होगा कि ये जो ट्रिपल कोटेशन लगे हुए हैं ये ऊपर होंगे। यहाँ पे
शिपिंग कॉस्ट इज 25। अच्छा ठीक है, तो अबव 10 आप देखना ये क्यों आ रहा है, एलिफ टोटल लेस देन इक्वल टू 100, तो ये एग्जीक्यूट हुआ, और इसका अबव 10 कहाँ से आ रहा है, नीचे है ये वाला, यहाँ से आ रहा है। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा सेकंड एग्जांपल को अभी रिमार्क यहाँ तक, ठीक है। अभी पहले वाले को ही देखें, यहाँ पे हमारा जो इफ कंट्री इज इक्वल टू यूएस अब और एयू, और रिजल्ट आ रहा है $25 ये वाला, तो इसको ले रहा है कंट्री यूएस को ले रहा है, तो इसको हम हटा दें फिर देखते हैं। शिपिंग कॉस्ट इज 25। अब कंट्री इज इक्वल टू एयू, तो अब हमें इससे ये दोनों जो कंट्रीज दिए हुए हैं इनमें से जो पहले हमें मिल गया उसी को एग्जीक्यूट कर दिया और वो बाहर निकल आया। अब नीचे वाले स्टेटमेंट्स कोई भी एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं। अब अगर हमें इसे नीचे वाले को एग्जीक्यूट करना है तो इसको यहाँ से हटा के हमें इससे ऊपर यहाँ पे रखना पड़ेगा ये, और एल टैप 5 करिए। अब कुछ भी आउटपुट नहीं आया, कारण क्या है, इफ कंट्री इज इक्वल टू यूएस और टोटल इज इक्वल टू 100 है, तो लेस देन वाला ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। कंट्री स्पेलिंग वगैरह में तो कोई अंतर नहीं है। क्या गलती हो रही है देखो, कोई लॉजिकल एरर है इसमें। देखिए नेस्टेड इफ्स में क्या होता है कि पहला इफ ये है, उसके अंदर ये दूसरा इफ है। अब ये जो एलिफ लगे हुए हैं ना, ये इस इफ के एलिफ है, और ये एल्स भी इसका है। इसका मतलब ये हुआ इफ कंट्री इज इक्वल टू यूएस, अगर कंट्री यूएस है तो नीचे वाला ये सब चेक होगा। अब अगर कंट्री ही यूएस ना हो तो हम क्या करें, तो यहाँ पे देखो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, अगर कंट्री ही यूएस ना हो तो आप यहाँ पे एक एल्स लगा सकते हैं। इसको आप लगाएं एल्स, यहाँ पे करें प्रिंट सॉरी इट इज नॉट विद इन यूएस। ये यूएस के अंदर का नहीं है, ये बाहर का है, इसलिए हम इसे हैंडल नहीं कर सकते। अब देखो इसको हम कर दें यूके, क्या है रिजल्ट, सॉरी इट इज नॉट विद इन यूएस। अब इससे आपको लॉजिक समझ लेना चाहिए। देखिए यहां से ये जो दिया हुआ है ये पूरा, ये एक ब्लॉक है, ये इफ के एलिफ और एल्स हैं, और ये जो आप देख रहे हैं नीचे ये वाला, ये इस इफ का एल्स है। अगर देखो अगर कंट्री हो यूएस तब तब हमें इसके अंदर घुसना है, और कंट्री अगर यूएस नहीं है तो सीधे एल्स में चले आओ और लिख दो सॉरी। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। ओके। अब अगर कंट्री यूएस है और इसमें टोटल किसी से आपका मैच नहीं लिख रहा है तो लिख दो फ्री है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से देखो कंट्री अगर एयू है, अब हम क्या करें, इसको सभी को हटा दें। देखिए ऑल क्लियर किया, अब आगे हम एग्जीक्यूट करें, और एक मिनट होल्ड करें आप लोग। देखिए सेकंड एग्जांपल है इफ एक्स इज इक्वल टू 21, इफ एक्स ग्रेटर देन 10 कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। इफ एक्स ग्रेटर देन 20 कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। एल्स की कंडीशन ही यहाँ पे नहीं आ पाएगी मैच होके, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए अब 10 और ये ऊपर वाला एग्जीक्यूट हो रहा है जिसका ये रिजल्ट आ रहा है, तो हमें इसको बंद करना पड़ेगा।
और इसको यहाँ तक बंद कर देते हैं। देखिए, तो नेस्टेड इफ में अगर उसकी कंडीशन पहली सही है, पहले के अंदर अंदर भी सही है, फिर अंदर सही, जितनी सही होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। आप देखिए, इसको आप कर दीजिए 10। तो अब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 10। अब कुछ भी नहीं आया, कोई बताएगा क्यों नहीं आया? बताइए फटाफट, अगर कोई बता सकते हैं तो। सॉरी सर, एल्स वाला प्रिंट होना चाहिए। ये एल्स एग्जीक्यूट होना चाहिए था ना, यस सर। लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये एल्स इस इफ का है यस और सर। हमारा पहला इफ यही गलत हो गया, गलत हो गया। यस तो सर। इसका एल्स हमारा यहाँ पे लगेगा। प्रिंट सॉरी, आ गया सॉरी। आप देखिए, ये 10 से बड़ा तो है लेकिन 20 से छोटा है ना? आंसर क्या आएगा? above 10 बट नॉट above 20। above 10 है तो ये एक एग्जीक्यूट हो गया। फिर जब अंदर घुसा, इसने देखा क्या ग्रेटर देन 20 है, 20 से ग्रेटर देन नहीं है, एल्स। तो फिर ये सही नहीं हुआ तो ये सही हुआ, तो इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कारण मालूम है आप लोगों को? देखो, इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें सही तरीके से समझ लो। पहला इफ अगर सही है और फिर दूसरा भी इफ सही है तो इसके अंदर के ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और अगर ये गलत है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और अगर ये सही है, ये अगर सही है तो ही ये नीचे जाएगा इसमें, और अगर यही सही नहीं है तो सीधा एल्स में चला आएगा यहाँ पे। ये चीज समझ में आई आप लोगों को भाई? यस सर। हाँ, यस तो इन लॉजिक्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, बहुत अच्छी तरीके से। देखो, अब एक चीज और कोशिश करना, x ग्रेटर देन 10 तो है लेकिन x ग्रेटर देन 20 नहीं है। तो अगर ये x ग्रेटर देन 11 भी है, अब क्या होगा? above 10 प्रिंट होगा, एंड ऑल्सो above ये 11 होगा। यस सर। अब क्या एल्स होगा? बताओ, अब एल्स होगा क्या? जल्दी बोला करो भाई। अब होगा एल्स, सर। अब एल्स क्यों होगा? कंडीशन तो गलत तो नहीं हो रही है, ये है तो 12 के नीचे ही दोनों। यस सर। यस सर। देखो कहाँ पे आया, यस सर। आएगा ही नहीं। जब अगर कंडीशन ये गलत हो जाती ये वाली, तो ये अच्छा सर। एल्स एग्जीक्यूट होता। देखो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं 18, अब ये गलत है तो एल्स चलेगा। देखो, बट नॉट अबव 20। तो ये गलत होगा तभी तो एल्स चलेगा। इफ ये ट्रू है तो ये एल्स चलेगा ही नहीं, और इफ ये एल्स अगर ट्रू है तो ये नीचे वाले चलेंगे, और इफ एल्स ये गलत है तो इसका एल्स ये चलेगा। बात समझ में आई? यस यस सर। सर। बस इन्हीं आंकड़ों को थोड़ा सी उठा पटक को समझ लो तो आप लोग प्रोग्रामर बन गए और आप प्रोग्राम बना पाएंगे। और इनको अगर नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत होगी। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, इसीलिए मैं एग्जाम्पल किताब से हट के ले रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को समझ सकें। अब नीचे वाले को हम ओपन करते हैं एक और। देखिए, अब हम इसमें आए,
फ्लोट हमने वैल्यू ली इफ नम ग्रेटर देन 0। अगर नम ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है तो प्रिंट लिखा आएगा 0, नहीं तो आएगा पॉजिटिव नंबर और नहीं तो आएगा नेगेटिव नंबर। आप जरा इसे थोड़ा समझो। अगर हम इसको रन करें, इनवैलिड सिंटेक्स, अच्छा इसको रिमार्क बनाना पड़ेगा। देखो इंटर नंबर हमने दिया 0 तो क्या आएगा अभी, देखो क्या आएगा भाई, 0 आएगा प्रिंट। 0 आएगा। इफ Yes, sir. नम इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे देखना क्या आता है, हमने इंटर मारते हैं 0, इससे मैच हुआ। अगर नम ग्रेटर देन 0 होता तो हम यहाँ पे नीचे आते, और नम ग्रेटर देन अगर 0 नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स पे नेगेटिव नंबर। इस वाले पे। इस इफ का एल्स ये है। अब इस इफ में इक्वल टू 0 है, अगर 0 नहीं हो कोई और वैल्यू देंगे तो इसका एल्स ये एग्जीक्यूट होगा। देखो हमने दिया यहाँ पे 34, पॉजिटिव नंबर आ गया क्योंकि ये इफ तो मैच नहीं कर रहा है। अगर इसका ये मैच नहीं कर रहा है और नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका एल्स एग्जीक्यूट होगा। अब नम शुरू में अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है और नंबर है माइनस में, तो पहले का ही इफ, इसका इफ का एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है भाई, यस सर। Yes, सभी sir. सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. ये समझ में आ रहा है तो आगे के प्रोग्राम सब आप बना पाएंगे। और मेरे को लगता है ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, आज इतना ही रखा जाए। Yes, sir. ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो भी। थोड़ा सा पढ़ाई करिए खुद भी, और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें बताइए। और साथ में अभी अवेलेबल हैं कैफ साहब हैं। मैं आज ही आपको ग्रुप में सारे प्रोग्राम्स चैप्टर नंबर 4 तक के भेजे दे रहा हूँ। ठीक है, Sir, okay. व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग निकाल लेना सारे। और इनके नोट्स में कोशिश ये करूँगा हिंदी में भी अगर तैयार हो सकते हैं कुछ, वैसे तो आप लोगों को करवा दिए हमने पहले। और इसके अलावा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सिस्टम भी लगभग हम रेडी कर रहे हैं, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही कवर हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर किसी कोई रिकमेंडेशन हो, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं आप। दूसरा देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, होता क्या है कि कई चीज़ें हम जब सोशल मीडिया में आ जाते हैं तो वो उनके कहाँ तक रीच हो रही है, क्या हो रही है, पता नहीं लगता। 3-4 मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप में पड़े हुए हैं, आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। एक लड़का है केरला का, तो उसने वीडियो देखा होगा, हिंदी उसे कम समझ में आती होगी, तो उसने मेरे को मैसेज किया कि सर आपका मैंने वीडियो देखा और उससे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और वो है हमारे पिछले सेशन के इंटरनेट का पुराना वाला जो मतलब होता था R4 में वो, और सी का, तो वो पुरानी एग्जाम उसने देने होंगे। तो बोला मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट आई एम सॉरी टू से दैट माई हिंदी इज वीक, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, सो कैन यू गिव अस क्लासेस इन इंग्लिश। तो हमने कहा देखिए, इंग्लिश में और कोई बैच तो हमारा चल नहीं रहा है, अगर उसमें बच्चे बढ़ जाएं तो मैं दे सकता हूँ। तो उसका कहना था कितने तक हो जाए तो आप दे सकते हैं सर। तो हमने कहा देखो, एक लड़का और तमिलनाडु का है कि सर, हमने कहा 6-7 बच्चे हो जाएं तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर उसका मैसेज आया कि सर 2 लोग हो गए हैं हम। तो हमने कहा 6-7 कर लो, अगर हो जाते हैं तो मैं कर दूंगा। तो इस तरीके से फिर चैनल बढ़ने लगता है। तो आप लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, दूसरे जो ईगरनेस ज़्यादा रखते हैं वो लोग फ़ायदा उठाएंगे। थोड़ा सा घर पे भी मेहनत करिए और उसके बाद में फिर ये चीज़ें ईजिली आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है देन, सी यू टुमारो। और आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। Thank you. ओके देन, गुड बाय टू यू ऑल, सी यू टुमारो।